आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संसद का जो सदन है लोकसभा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संसद के जो निम्न सदन है या जो लोकप्रिय सदन है उसको लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तन होती रहती है। 500 से प्रारंभ होकर इस सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि की गई है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 530 के लगभग है। 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 530, 13 और 2 इस प्रकार 545 है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लेकिन 1988 और 89 में भारतीय संविधान में किए गए 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाएगा और उसे मताधिकार प्राप्त होगा। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे थे, किंतु बाद में ये अवधि बढ़ाई जाती रही। संविधान में 95वें संवैधानिक संशोधन 2010 के अनुसार अब उसके लिए 25 जनवरी 2020 तक स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। निर्वाचन सदस्यों की जो योग्यता है वो है कि लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, जो पागल और दिवालिया नहीं हैं और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं किया गया। लोकसभा के जो सदस्य वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल न ठहराया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न होगा। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन वह 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम ये कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की अंतिम तिथि में प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। सदस्यों के लिए विशेष अधिकार। संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप में करें, इसके लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। संसद अथवा उसके किसी समिति में वह कहीं पर भी अपनी बात
या दिए गए किसी मत के संबंध में सदस्यों के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। लोकसभा के सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का अधिकार प्राप्त है। सदन का अधिवेशन प्रारंभ होने के 14 दिन से पूर्व और पश्चात कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता, किंतु फौजदारी विषय के संबंध में अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही अध्यक्ष को दे दी जानी अनिवार्य है। किसी भी सदस्यों को संसद के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की आज्ञा के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद विधि के आधार पर संसद सदस्यों को अन्य अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया कि संसद के प्रत्येक सदस्य के सदन के सदस्य ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जिन्हें संसद समय समय पर निर्धारित करे। वेतन भत्तों के अतिरिक्त उन्हें अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती है। समय समय पर उनके वेतन भत्ते तथा सुविधाओं में वृद्धि होती रहती है। संसद सदस्यों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के बारे में भी सुझाव देने का अधिकार है। लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि लोकसभा के जो शक्तियां हैं या जो कार्य हैं उनके बारे में। लोकसभा की जो शक्तियां और कार्य हैं, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। उनमें से जो लोकसभा है वो लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का ये निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उसकी उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा सदन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी जो शक्तियाँ उसमें पहली है विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार भारतीय संसद में संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषय पर कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारणतः अद्वितीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने की व्यवस्था है। और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्माण लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को है। राज्यसभा साधारणतः अद्वितीय विधेयक को 6 महीने तक रोक के रख सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। व्यवहार के अंतर्गत अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते रहे हैं। वित्तीय शक्ति, भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।
संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर लोकसभा सिफारिशें सहित या सिफारिशों के बिना वित्तीय विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा और वार्षिक बजट और अनुदान मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकता है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उसकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। यह काम रोको प्रस्ताव पास करने की भी सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव करके कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आदि की रिपोर्टों पर विचार करती है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। जहाँ एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और उसी अनुच्छेद में उसे प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिसमें संविधान में संशोधन में अपनाना होता है। संविधान में संशोधन का संबंध लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुछ बहुमत अथवा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेले संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारतीय संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पिछले वर्षों में बहुत अधिक वाद विवाद का विषय रही। इस प्रकार के वाद विवाद का एक प्रमुख बिंदु ये रहा कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित करने वाले संवैधानिक संशोधन कर सकती है अथवा नहीं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत स्वरूप को ही बदल दे या नष्ट कर दे। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानमंडल तथा संघीय क्षेत्र की विधानमंडलों के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतों, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि संवैधानिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से वही कार्य संपादित करती है। विभिन्न कार्य। लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार है।
लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो उस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकृत कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसे उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के अध्ययन से ये बात स्पष्ट है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग, जनता का प्रतिनिधित्व संसद होने के कारण लोकसभा सदन का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमने चर्चा करी लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, उनका निर्वाचन और उनके कार्य या शक्तियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।